सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 6 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किए गए विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान की अवधि कितनी है। तो सही उत्तर हो जाएगा 100 सप्ताह। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा नाम से 100 सप्ताह का लगभग 2 साल चलने वाला एक देशव्यापी अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य क्या है। तो इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है युवाओं को नशे से दूर रखना और उन्हें स्वस्थ, जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनाना। तो ये अभियान चलेगा कैसे? तो ये अभियान 100 सप्ताह तक हर रविवार को आयोजित किया जाएगा और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभी 28,000 से ज़्यादा स्थानों से जुड़े 1 करोड़ से अधिक युवाओं को संबोधित किया। तो हर सप्ताह इस मौके पर नई नई जो भी गतिविधियां होंगी वो आयोजित की जाएंगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवा इसमें जुड़ सके। और अगर बात करें ये अभियान किस योजना का हिस्सा है, तो ये अभियान नशा मुक्त भारत अभियान का हिस्सा है या उसी से जुड़ा हुआ है। नशा मुक्त भारत अभियान की भी बात कर ले, जो शुरू हुआ था अगस्त 2020 में। किस मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किया गया था उसको? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। ठीक है, तो याद रखना अभी मोदी जी ने विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा नाम से 100 सप्ताह तक चलने वाला एक अभियान शुरू किया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में रोटर क्लैप थर्ड, ये एक अभ्यास है, इसका आयोजन अभी किसने किया? तो आंसर होगा भारतीय वायुसेना ने। तो याद रखेंगे अभी भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स ने ही अभी 1 और 2 अगस्त को राजस्थान के जैसलमेर स्थित पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में रोटर क्लैप थर्ड नाम से एक विशेष सैन्य अभियान का आयोजन किया था। थर्ड मतलब ये इसका तीसरा संस्करण था और इसका उद्देश्य था युद्ध के समय दुश्मन देश जो हमारी तरफ छोटे छोटे ड्रोन या आत्मघाती ड्रोन भेजता है, तो उनको हमें ढूंढना है, उनका पीछा करना है और उनको हवा में नष्ट करना है। यही इस अभ्यास का मुख्य लक्ष्य था। तो इस अभ्यास में कौन कौन से हेलीकॉप्टरों को शामिल किया गया? तो हमला करने वाले जो अटैक हेलीकॉप्टर्स होते हैं, जैसे कि प्रचंड जो कि भारत का स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर है, H-64 अपाचे ये हमने अमेरिका से लिया, Mi-25, Mi-35 जो गनशिप हेलीकॉप्टर है। इसके अलावा परिवहन हेलीकॉप्टर, ट्रांसपोर्ट जो हेलीकॉप्टर होते हैं उनका भी यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। चिनूक हो गया, Mi-17 हो गया, ध्रुव हो गया। तो इस अभ्यास में किया क्या गया? तो हेलीकॉप्टर ने रॉकेट और मिसाइलों से वास्तविक फायरिंग की, ड्रोन जैसे हवाई लक्ष्यों को निशाना बनाया, उन्हें नष्ट करने का अभ्यास किया और अलग अलग हेलीकॉप्टरों के बीच कोऑर्डिनेशन का अभ्यास यहाँ पर किया गया। अब अभ्यास वाला प्रश्न है 2026 के जो मिलिट्री एक्सरसाइज वाले प्रश्न है वो मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। एक हमने पढ़ा था धर्मागार्जन अभ्यास, भारत और जापान के बीच में हुआ था उत्तराखंड के चौबटिया में। कलारी लीप अभ्यास इंडियन एयरफोर्स ने आयोजन किया था लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप समूह में। अग्निवर्षा अभ्यास भारतीय सेना ने आयोजन किया था राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में। वज्र प्रहार भारत और यूएस के बीच में हुआ था हिमाचल प्रदेश के बकलो में। वज्रघात अभ्यास भारतीय सेना ने आयोजन किया था राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में। लमिती अभ्यास भारत सेशल्स के बीच में हुआ सेशल्स में। इन सीतु अभ्यास भारत थाईलैंड के बीच में हुआ था ये हिंद महासागर क्षेत्र में मलक्का जल संधि के आसपास। मिलान अभ्यास ये आयोजन इंडियन नेवी ने किया था, हमारा द्विवार्षिक अभ्यास है, बहुराष्ट्रीय अभ्यास से बहुत सारे देश हिस्सा लेते हैं। अभी हुआ था विशाखापत्तनम में। वायु शक्ति अभ्यास भारतीय वायुसेना ने आयोजन किया था राजस्थान में। सागर कवच मॉक ड्रिल अभ्यास भारतीय तटरक्षक बलों ने आयोजन किया था माहे और केरल के तटों पर। उसके अलावा सी ड्रैगन अभ्यास आयोजन इसका यूएस नेवी ने किया था, बहुराष्ट्रीय नौसैन्य अभ्यास था ये गुआम तट पर। अमोक ज्वाला अभ्यास भारतीय सेना ने आयोजन किया था बबीना फील्ड फायरिंग रेंज यूपी में। काकाडू अभ्यास इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया करता है, ये भी बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, भारत ने भी हिस्सा लिया था, भारत की तरफ से INS नीलगिरी ने ऑस्ट्रेलिया में ही। और शक्ति द्वीप अभ्यास इसका आयोजन किया था अंडमान और निकोबार कमान ने। ये एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, हमारी तीनों सेनाओं ने हिस्सा लिया था। कहाँ हुआ? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। साइक्लोन अभ्यास भारत इजिप्ट के बीच में हुआ था, इजिप्ट में ही। ब्रह्मास्त्र युद्ध अभ्यास भारतीय सेना ने आयोजन किया था राजस्थान में ही। डस्टलिक अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ, उज्बेकिस्तान में। प्रगति अभ्यास आयोजन इंडियन आर्मी ने किया था मेघालय के उमरोई में। सिनबैक्स अभ्यास दूसरा संस्करण अभी हुआ था भारत कंबोडिया के बीच में, कंबोडिया में। और INSLN डाइव एक्स अभ्यास जो कि एक नौसैन्य अभ्यास है, नाम से पता चल रहा है। IN मतलब इंडिया, SL मतलब श्रीलंका। भारत श्रीलंका के बीच में हुआ था ये, श्रीलंका के कोलंबो में, और इसमें भारत की ओर से INS निरीक्षण ने हिस्सा लिया था। बाकी बात करें, अभी वरुण अभ्यास भी हुआ था भारत फ्रांस के बीच में। कहाँ पे? अरब सागर में।
खान क्वेस्ट अभ्यास, ये बहुराष्ट्र अभ्यास है। आयोजन इसका मंगोलिया ने किया था, मंगोलिया में ही, मंगोलिया की जो कैपिटल है उलन बतौर, वहाँ पे। रिम्पैक अभ्यास, ये दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय नौसैन्य अभ्यास है जिसका आयोजन अमेरिका करता है। ये भी बहुराष्ट्र अभ्यास है, भारत ने हिस्सा लिया। कहाँ पर? हवाई और उसके आसपास के प्रशांत महासागर क्षेत्र में। ठीक है, तो ये 2026 के सारे मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया या किसने कार्यभार संभाल लिया है? तो आंसर होगा एएस राजीव ने। और आप जानते हो एएस राजीव ये अभी हमारे केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में सतर्कता आयुक्त हैं, यानी कि विजिलेंस कमिश्नर हैं एएस राजीव। लेकिन अभी इनको कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त एक्टिंग चीफ विजिलेंस कमिश्नर के रूप में नियुक्त कर दिया है, या वो उन्होंने पद संभाल लिया है। कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बन गए हैं। कार्यवाहक से क्या मतलब है? परमानेंट नहीं है, लेकिन जब तक कोई परमानेंट नहीं आ जाते यही काम संभालेंगे, यही होंगे हमारे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। अच्छा, उन्होंने यहाँ पे किनका स्थान लिया? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव का स्थान लिया है, जिनका कार्यकाल अभी 2 अगस्त को समाप्त हो गया। बाकी चीफ विजिलेंस कमीशन की बात करें, केंद्रीय सतर्कता आयोग, तो ये भारत का सर्वोच्च भ्रष्टाचारी विरोधी निकाय है जिसकी स्थापना होती है 1964 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। किस समिति की सिफारिश पर यह बना था? के संथानम। और ये किसे रिपोर्ट करता है? राष्ट्रपति जी को। इसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होते हैं और 2 सतर्कता आयुक्त होते हैं। अभी तक जो हमारे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त थे, चीफ विजिलेंस कमिश्नर, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव थे 19वें नंबर के, लेकिन अभी उनका कार्यकाल पूरा हो गया तो इसीलिए वो चले गए। और हमारे जो सतर्कता आयुक्त थे, विजिलेंस कमिश्नर, वो दो जने होते हैं। एक थे एएस राजीव और एक थे प्रवीण वशिष्ठ। ये प्रवीण वशिष्ठ तो इसी साल स्टार्टिंग में बने थे। तो जब चीफ विजिलेंस कमिश्नर का पद खाली हो गया तो विजिलेंस कमिश्नर जो एएस राजीव हैं उनको ये पद सौंप दिया गया, जब तक कोई परमानेंट नहीं आ जाते। बात करें इनकी नियुक्ति कौन करता है, ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम में, तो याद रखना राष्ट्रपति जी। ये इनकी नियुक्ति केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अधिनियम 2003 की धारा 4 के तहत यही इनकी नियुक्ति करते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा याद रखना। केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में मैंने आपको बता दिया और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अभी बन गए एएस राजीव। बाकी कुछ नियुक्तियां और मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। जैसे अभी संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 81वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया खलीलुर रहमान को, जो कि बांग्लादेश से हैं। इनका कार्यकाल भी सितंबर से शुरू होगा। वैसे अभी वर्तमान में 80वें सत्र के अध्यक्ष हैं एन्नालेना बैरबॉक, जो जर्मनी से हैं। वर्ल्ड बैंक में भारत के भी नए कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने नीलकंठ मिश्रा। इंडियन एयरफोर्स में वाइस चीफ कौन बने? आशुतोष दीक्षित। भारत की राष्ट्रीय पुनर्बीमा कंपनी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए सीएमडी बने हितेश जोशी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के महानिरीक्षक कौन बने? सुंदर राज पी। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष बने डॉक्टर सेबल चट्टोपाध्याय। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के उपाध्यक्ष बने विवेक अग्रवाल। और इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी, इसके न्यायाधीश के रूप में किस भारतीय को चुना गया? बिमल एन पटेल को। और अगर बात करें अभी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये कौन है? तुषार मेहता है। अभी फिर से इनको नियुक्त कर दिया गया 3 सालों के लिए। इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो डायरेक्टर बने उनका नाम है डॉक्टर महेश दीक्षित। और सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के अध्यक्ष बने रवि अग्रवाल। और विदेश सचिव विक्रम मिस्री हैं, कार्यकाल इनका भी 1 साल के लिए बढ़ाया गया। और आर्मी चीफ ये बने थे अभी धीरज सेठ। ठीक है, तो सारी इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं, अपॉइंटमेंट से ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि हाल ही में लॉन्च ब्रिंगिंग द चीता बैक टू इंडिया, हाउ डिप्लोमेसी मेड कंजर्वेशन बिग मिशन पॉसिबल, ये पूरा बुक का नाम है। अब इसको लॉन्च किया गया है, इसके लेखक कौन है? तो सही उत्तर होगा प्रशांत अग्रवाल। तो बुक का नाम है ब्रिंगिंग द चीता बैक टू इंडिया, हाउ डिप्लोमेसी मेड कंजर्वेशन बिग मिशन पॉसिबल। तो इसको लिखा है इस बुक को प्रशांत अग्रवाल ने। ये 1998 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं, मध्य प्रदेश कैडर के, और इन्होंने ये बुक लिखी है। ये बुक किस बारे में है? ये बुक बताती है कि भारत में चीता वापस लाने का जो सपना है वो कैसे पूरा हुआ। इसमें बताया गया कि नामीबिया और फिर साउथ अफ्रीका से चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क तक लाया गया। उसके लिए क्या क्या तैयारियां की गई, किन किन समझौतों की ज़रूरत पड़ी, मतलब उसी के बारे में सब कुछ ये बुक है। प्रोजेक्ट चीता की बात करें तो भारत में 1952 में चीता विलुप्त घोषित कर दिया गया था। फिर इसके बाद सरकार ने प्रोजेक्ट चीता शुरू किया ताकि चीतों को फिर से भारत में बसाया जा सके। और
फिर 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से हम 8 अफ्रीकी चीते लेकर के आते हैं और उनको कहाँ पे छोड़ते हैं, मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में। उसके बाद साउथ अफ्रीका वगैरह से हम चीते लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो चीतों के बारे में है, वहाँ से हम जो चीते ला रहे हैं। बाकी कुछ और बुक्स एंड ऑथर वाले प्रश्न मैं आपको रिवाइज करवाऊँ तो द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड, इसको लिखा मनोज मुकुंद नरवणे जी ने, जो हमारे पूर्व सेना प्रमुख रहे। आप मुझे बताओ, इनकी एक और बुक बहुत चर्चा में रही थी, उस बुक का नाम क्या है? और हम पढ़ें अगर वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, हमारे जो पूर्व CJI रहे DY चंद्रचूड़ जी ने लिखा। द बेंच, द बार एंड द बिजारे, उसके अलावा द लॉफुल एंड द ऑफुल, इसको लिखा तुषार मेहता ने, ये भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं। अभी हमने पीछे भी पढ़ा था इनके बारे में, 3 साल का कार्यकाल के लिए फिर से नियुक्त कर दिया। अपनापन, ये बुक है हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की। ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज को रस्किन बॉन्ड ने लिखा। बेटर नेवर स्टॉप्स को श्याम श्रीनिवासन ने। द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया को PP सत्यन ने। और लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है? PN पणिकर, उन्हीं के ऊपर है ये बुक। और एक उपन्यास आया है बाजार, निरंजन देव शर्मा ने लिखा। इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड हॉकी ट्रैम्प एट एम्स्टर्डम को लिखा के अरुमुगम ने। और व्हेन ऑडिट मैटर्स को विनोद रॉय ने लिखा। द सेकंड ऑर्बिट को शुभांशु शुक्ला ने। एक बुक ये आई थी ताइवान ट्रेवलॉग, आई नहीं थी एक्चुअली में, ये बुक ने अभी एक पुरस्कार जीता है 2026 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज। ये है किताब किसकी? ताइवानी लेखक हैं यांग शुआंगजी की, और इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था लिन किंग ने। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में हमारे गृह सचिव का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। गृह सचिव का नाम क्या है भैया? तो सही उत्तर क्या होगा? गोविंद मोहन। एक्चुअली में केंद्र सरकार ने देश में अभी 2 बड़े प्रशासनिक अधिकारियों, जैसे कि कैबिनेट सचिव, जिनका नाम है, कैबिनेट सचिव कौन है? डॉक्टर TV सोमनाथन। और गृह सचिव कौन है? गोविंद मोहन। इन दोनों का कार्यकाल 1-1 साल के लिए बढ़ा दिया है। ठीक है, तो इस प्रश्न में दोनों बता रहा हूं मैं। कैबिनेट सचिव, प्रश्न में तो एक ही पूछा था गृह सचिव, लेकिन कैबिनेट सचिव भी याद रखना TV सोमनाथन। तो कैबिनेट सचिव TV सोमनाथन है। ये 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं। वैसे इनका कार्यकाल अभी 30 अगस्त 2026 को खत्म होना था, लेकिन अब 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया। उसी तरह से जो गृह सचिव है गोविंद मोहन इनका नाम है, 1989 बैच के IAS अधिकारी हैं ये भी, और इनका भी कार्यकाल अभी अगस्त में समाप्त होना था, लेकिन 1 साल के लिए फिर से इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो नाम जरूर ध्यान रख लेना, पूछ लेंगे कैबिनेट सचिव कौन है, सिंपल सा प्रश्न डाल करके। तो TV सोमनाथन और गृह सचिव कौन है? गोविंद मोहन है। वैसे उम्मीद करूँगा आप लोगों को ये याद ही होगा, लेकिन फिर से नाम न्यूज़ में है तो ध्यान जरूर रखना। ठीक है, बाकी अपॉइंटमेंट्स, नियुक्तियां मैंने आपको पीछे रिवाइज कराई है। तो अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि 13वीं ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक 2026 का आयोजन ये कहाँ पे किया जा रहा है? तो आंसर होगा भुवनेश्वर में। तो आपको बताया इस साल जो ब्रिक्स की अध्यक्षता है वो भारत के पास है, और इसी के तहत अभी 13वीं ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की जो बैठक है और तीसरी वरिष्ठ अधिकारियों की जो बैठक है, इसका आयोजन 5 से लेकर 7 अगस्त तक भुवनेश्वर उड़ीसा में किया जा रहा है। बाकी अभी ब्रिक्स की बहुत सारी बैठकें हुई है अलग अलग, वो मैं एक बार आपको शॉर्ट में रिवाइज करवा देता हूँ कौन सी बैठक कहाँ पर हुई है। बाकी ब्रिक्स के बारे में एक बार जान लो। ब्रिक्स, इसकी शुरुआत होती है 2001 में। उस समय इसमें 4 देश थे, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना। फिर 2010 में जब साउथ अफ्रीका आता है तो इसको बोला चालू किया गया ब्रिक्स। पहली बैठक इसकी 2009 में यकेंतबर्ग रशिया में हुई थी। इसकी लास्ट बैठक 2025 वाली जो 17वीं बैठक थी वो ब्राज़ील में हुई थी, और इस बार इसकी 18वीं बैठक को भारत होस्ट कर रहा है। भारत के शेरपा याद रखना सुधाकर दलेला है। भारत आप कह सकते हो चौथी बार इसकी अध्यक्षता कर रहा है। पहले 2012, 2016, 2021 में हम कर चुके हैं। थीम बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोलैबोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। बाकी देखो, हम पढ़ चुके हैं ये सब। ब्रिक्स के कृषि मंत्रियों की या कृषि सम्मेलन का आयोजन हुआ था इंदौर में। ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक वाराणसी में हुई। ब्रिक्स देशों के आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की दूसरी तकनीकी बैठक पूरी उड़ीसा में। ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम, हरियाणा में। ब्रिक्स पर्यटन कार्य समूह की दूसरी बैठक जयपुर में। रोजगार कार्य समूह की दूसरी बैठक तिरुवनंतपुरम। ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक बेंगलुरु। ब्रिक्स एंटी ड्रग एजेंसियों की बैठक गुवाहाटी, असम में। केरल के कोच्चि में ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक हुई थी। कहाँ पे? कोच्चि, केरल में। 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक हैदराबाद में हुई, और 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक अभी चंडीगढ़ में हुई थी। ठीक है, तो ये सभी मैंने आपको एक साथ रिवाइज करवा दिया, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं
कि हाल ही में टूर डे फ्रांस फेम्स 2026 में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो आंसर होगा हर्षिता जाखर। तो हर्षिता जाखर ये राजस्थान की रहने वाली 19 वर्षीय भारतीय महिला साइकिलिस्ट हैं और उन्होंने स्विट्जरलैंड में आयोजित टूर दे फ्रांस फेम्स में हिस्सा लेकर अभी इतिहास रच दिया है, क्योंकि वो इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला साइकिलिस्ट बन गई हैं। टूर डे फ्रांस फेम्स क्या है? ये महिलाओं की एक बड़ी और कठिन बहुचरणीय मल्टी स्टेज साइकिल रेस है। ये पुरुषों की जो फेमस टूर डे फ्रांस रेस होती है उसी का महिला संस्करण है। तो ये जो प्रतियोगिता है अभी 1 अगस्त 2026 को शुरू हुई लुज़ेन स्विट्जरलैंड में और ये समाप्त होगी 9 अगस्त को नीस फ्रांस में जाकर के। तो इन दिनों में ये लोग कितनी दूरी तय करने वाले हैं? 1175 किलोमीटर की दूरी। इसमें ये पहाड़ों पे, चढ़ाई पे, कठिन रास्तों पे, ये सब इनके रास्ते में आने वाले हैं। ये सब कठिनाइयाँ शामिल है, इसीलिए ये दुनिया की सबसे कठिन महिला साइकिल रेस में से एक मानी जाती है। मतलब साइकिल चला के यहाँ से यहाँ पहुँचना है, बीच में हर तरह के रास्ते इनको मिलेंगे, नदी, पहाड़, चट्टाने, रेत वेत सब, ठीक है। और अब ये भारत से जुड़ा हुआ एक प्रश्न हो गया, क्योंकि इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला साइकिलिस्ट बन गई हैं। हर्षिता जाखर इनका नाम है, तो ये नाम ज़रूर ध्यान में रखना। और राजस्थान से हैं, तो राजस्थान के जो स्टूडेंट्स हैं वो तो डेफिनेटली याद रखना, बाकी सबको भी याद ही रखना है क्योंकि भारत से है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में प्रशांत महासागर में स्थित नोरू देश, इसका नया नाम क्या रखा गया है? तो अच्छा प्रश्न है और ऑप्शंस भी बिल्कुल मिलते जुलते रख दिए। तो आंसर होगा नाओ एरो गणराज्य, रिपब्लिक ऑफ नाओ एरो। तो प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन में स्थित एक छोटा सा द्वीपीय देश है ये नौरू। कई बार आपने इसका नाम सुना होगा, लेकिन अभी इसने अपना ऑफिशियली नाम बदल लिया है, बदल के नाओ एरो गणराज्य कर लिया है। नाम बदलने की वजह क्यों बदला भैया? तो नौरू का पुराना नाम औपनिवेशिक प्रभाव से जुड़ा माना जाता है। मतलब जो इसका ये अभी इन्होंने नया नाम रखा है नाओ एरो, ये देश की पुरानी स्वदेशी भाषा, संस्कृति और पहचान को दर्शाता है, ठीक है। तो ये नाम रखने का उद्देश्य यही है, लोगों में राष्ट्र गौरव और अपनी विरासत के प्रति सम्मान बढ़ाना। तो पुराना नाम क्या है? नौरू। अब से नया नाम क्या होगा? नाओ एरो गणराज्य, रिपब्लिक ऑफ नाओ एरो। मैं आपको मैप में दिखाता हूँ नाउरू, ये रहा मैप में नाउरू। तो इसकी अगर पोजीशन की बात करें, स्थिति की, तो ओशिनिया क्षेत्र में स्थित प्रशांत महासागर का ये एक छोटा सा द्वीपीय देश है। करेंसी यहाँ पे ऑस्ट्रेलियाई डॉलर चलती है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? डेविड अदेओंग। जनसंख्या में बात करोगे तो मात्र 12,000 लोग इस पूरे द्वीपीय देश में रहते हैं। तो जनसंख्या के आधार पर ये दुनिया का तीसरा सबसे छोटा देश है। आप पूछोगे कि इसकी कैपिटल तो मैंने बताई नहीं, करेंसी, प्रेसिडेंट सब बता दिए। एक्चुअली में नाउरू देश की कोई ऑफिशियल राजधानी नहीं है। हालांकि यारेन नाम का एक यहाँ पे जो जिला है उसको अनौपचारिक राजधानी यहाँ पे माना जाता है, क्योंकि यहाँ देश की सरकारी कार्यालय और संसद भवन वगैरह हैं, ठीक है। तो यारेन हम बोल सकते हैं, लेकिन ऑफिशियल राजधानी कोई भी नहीं है, ठीक है। तो पूरी बात मैंने आपको बता दी है। बाकी नाम बदलने से कुछ प्रश्न आपको रिवाइज कराऊँ। अच्छा, आप मुझे बताना, इससे पहले एक और देश ने अपना नाम बदला था, उस देश का नाम क्या है? बाकी राजस्थान में जो माउंट आबू है, सिरोही जिले में है, उसका नाम बदलकर अबुराज कर दिया गया था। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक सड़क है, उसका नाम बदलकर डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रख दिया गया, डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू। 2027 से इंटरनेशनल बुकर प्राइज का नाम भी बदल दिया गया, बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज कर दिया गया और उसकी राशि को डबल कर दिया, जो इनामी राशि होती है। अमेरिका में फ्लोरिडा के पाम बीच इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी नाम बदलकर प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या जिले के भदरसा कस्बे का नाम बदलकर भारत नगर कर दिया। दिल्ली सरकार ने महिला समृद्धि योजना का नाम बदलकर दिल्ली लक्ष्मी योजना कर दिया। और हम पढ़ ही चुके हैं, अभी दिल्ली सरकार ने इस योजना को मंजूरी दे दी है। तो अब जो पात्र महिलाएं होंगी 21 से 60 वर्ष के बीच वाली, उनको हर महीने 2500 रुपये मिलेंगे। बाकी सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास क्षेत्र का नाम बदलकर कर्तव्य भवन क्षेत्र कर दिया। राजपथ को कर्तव्य पथ के नाम से जानते हैं और नया प्रधानमंत्री कार्यालय परिसर पीएमओ, उसे सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। तो नाम बदलने वाले ये कुछ प्रश्न है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में 306 साल पुराने गिनेज वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़कर 18 साल की उम्र में दुनिया के सबसे युवा पुरुष प्रोफेसर कौन बन गए? तो आंसर होगा नाथन थॉमस। तो नाथन थॉमस, इन्होंने 18 साल 346 दिन की उम्र में
प्रोफेसर बनकर इतिहास रच दिया। उन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने दुनिया का सबसे कम उम्र का पुरुष प्रोफेसर माना है। इनका जन्म 2004 में हुआ था और 18 ईयर 346 डेज की उम्र में ये प्रोफेसर बने। किस कॉलेज में? मियामी डेड कॉलेज अमेरिका में। इनका सब्जेक्ट कौन सा है? इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग। तो इतनी कम उम्र में कैसे प्रोफेसर बन गई ये? मतलब बहुत कम उम्र में इन्होंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। इंटेलिजेंट तो होंगी थी, बोलने की बात नहीं है। 10 साल की उम्र में मियामी डेड कॉलेज में प्रवेश ही ले लिया था भैया उन्होंने। 14 साल की उम्र में फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में आगे की पढ़ाई शुरू की और 18 साल की उम्र तक उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर और मास्टर डिग्री पूरी कर ली। इसके बाद उसी कॉलेज में वो शिक्षक बन गए जहाँ उन्होंने पढ़ाई शुरू की थी। अभी वो क्या कर रहे हैं? तो अभी वो स्टूडेंट्स को सी प्रोग्रामिंग और कंप्यूटिंग से जुड़े विषय पढ़ाते हैं। साथ ही वे खुद भी कानून यानी कि लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं। उनका लक्ष्य है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, बौद्धिक संपदा कानून में विशेषज्ञ बनना। अच्छा, उन्होंने इस मामले में किनका रिकॉर्ड तोड़ा? उससे पहले ये रिकॉर्ड 1968 में जन्मे एक प्रोफेसर मैकनॉरेन के नाम था, जो कि 1717 में प्रोफेसर बने थे। लेकिन अब नाथन ने उनका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया और सबसे कम उम्र के पुरुष प्रोफेसर बन गए। ठीक है, तो इनका नाम ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में हिरोशिमा डे ये कब मनाया गया? तो आपको बताएं, हर साल 6 अगस्त को हिरोशिमा डे के रूप में मनाते हैं। क्यों? क्योंकि 6 अगस्त 1945 में जापान के हिरोशिमा शहर पर जो अमेरिका ने दुनिया का पहला परमाणु बम हमला किया था, तो उसी की याद में ये दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अमेरिका का वो जो विमान था जिससे ये बम फेंका गया था, उसका नाम था B-29 बम वर्षक विमान। और उस बम का नाम क्या था? जो परमाणु बम यहाँ पे गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय। जब बम गिरा, हाथों हाथ लगभग 70,000 से 80,000 लोग तो हाथों हाथ मारे गए थे और उस वर्ष के अंत तक लगभग 1.5 लाख लोग और मारे गए। मतलब पूरा शहर लगभग नष्ट हो गया था। और इतना ही चुप नहीं बैठा, मतलब इतना ही नहीं रहा गया उसे अमेरिका से। फिर 9 अगस्त को वापस आया जापान और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान का एक और शहर है नागासाकी, वहाँ पर दूसरा परमाणु बम हमला किया था और उसमें उस बम का नाम क्या था? फेटमैन था। ठीक है, तो हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराया। अच्छा, वैसे थीम भी रखी है। थीम क्या है? स्मरण, उत्तरदायित्व और लचीलापन, रिमेम्बरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रेजिलियंस। ठीक है, तो ये हिरोशिमा दिवस हो गया। 9 तारीख को नागासाकी दिवस भी आ जाएगा। सारी बात हमने कर ली इस प्रश्न से जुड़ी हुई। बाकी अभी अगस्त में देखेंगे तो कौन कौन से दिवस हम मना चुके हैं। 1 अगस्त को ही 3 दिवस थे, राष्ट्रीय पर्वतारोही दिवस, वर्ल्ड वाइड वेब डे और वर्ल्ड लंग कैंसर डे। वैसे 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस भी मनाया जाता है, ये भी आप ध्यान रख लो। 3 अगस्त को नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे और 4 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय क्लाउडेड लेपर्ड दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। बाकी ये थी आज की हमारे करंट अफेयर्स की क्लास। तो कमेंट करके ज़रूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर ज़रूर कर देना। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक ज़रूर करना, इसे सपोर्ट ज़रूर करना। बाकी चलो भी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिविजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न क्या पूछा था? ग्लो झील किस राज्य में स्थित है जिसे अभी भारत की रामसर साइट का दर्जा मिल गया है? भारत की 101वें नंबर की ये रामसर साइट बनी है, लेकिन ये जिस भी राज्य की है उस राज्य का ये पहला रामसर स्थल है। तो कौन सा राज्य है ये? है अरुणाचल प्रदेश। इंपॉर्टेंट प्रश्न मार्क करना है इसको आप। उसके अलावा अभी हुरुन इंडिया महिला लीडर्स लिस्ट समिट 2026 में प्रथम स्थान पे सूची में कौन रहा? तो आंसर होगा मीना बिंद्रा। फिर आपसे पूछा कि वर्ष 2025 में मृत अंगदान में भारत का कौन सा राज्य टॉप पर है? तो आंसर होगा तमिलनाडु। फिर पूछा आरबीआई ने अभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मोनिशा चक्रवर्ती को। फिर पूछा अंतर्राष्ट्रीय क्लाउडेड लेपर्ड दिवस ये कब होता है? तो आंसर हो जाएगा 4 अगस्त को। कोस्पार विक्रम साराभाई पदक 2026 ये किसे दिया गया? तो आंसर होगा अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम को। फिर पूछा इंडिगो के नए सीईओ कौन बन गए? तो आंसर होगा विली वॉल्श। और अभी कैलाश चंद्र पंत का निधन हो गया। उन्हें किस क्षेत्र में पद्मश्री से अभी 2026 में सम्मानित किया गया था? साहित्य एवं शिक्षा। और पूछा था फ्लाइट हेरिटेज का दर्जा पाने वाली भारत की पहली स्वदेशी सैटेलाइट बैटरी ये कौन सी है? तो आंसर होगा पावर बैंक 50। ठीक है, बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पूछा था कि नॉर्वे शतरंज 2026 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए? तो इसका सही उत्तर होगा आर प्रज्ञानानंद। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।